नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूरोन्यूमरोलॉजी, NNL। और यह न्यूरोन्यूमरोलॉजी दरअसल एक फ्यूजन है न्यूरोसाइंस का और न्यूमरोलॉजी का। न्यूमरोलॉजी को आप सभी जानते हैं। इसमें जो प्रिडिक्शन होते हैं और जो बातें बताई जाती हैं उसको बैकअप किया जा रहा है न्यूरोसाइंस के द्वारा। न्यूमरोलॉजी के टॉपिक है उसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन न्यूरो साइंस में दी जा रही है। और उसका संबंध शिव सर्वोदय से, एक्यूप्रेशर से, म्यूजिक थेरेपी से और NLP के साथ हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो इस कोर्स में हम लोग ये सभी जानने वाले हैं कि कैसे नंबर्स जो हैं उनका यूज करके आप काउंसलिंग कर सकते हैं और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा अप्रोच है किसी नंबर से जुड़ा हुआ सिम्टम को एक बीमारी की तरह लेना और उसका ट्रीटमेंट करना। तो यहाँ पर न्यूमरोलॉजी में नंबर्स जो हैं डिजीज के फॉर्म में या हेल्थ पर्सपेक्टिव से हम लोग देखेंगे। हेल्थ में मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ तीनों आता है। तो इस पूरे मॉड्यूल का मकसद ये है कि न्यूरो साइंस और न्यूमरोलॉजी को आपस में करीब लाना और एक नए सब्जेक्ट को डेवलप करना जहां पर हम नेचर को समझने के लिए नंबर्स का यूज करते हैं। आप ये जरूर देखते होंगे, ये आसपास जो है बहुत आसानी से आपको ये एग्जाम्पल अवेलेबल हो जाएगा। कुछ बच्चे स्कूल में बहुत कमजोर होते हैं, बहुत ही कमजोर होते हैं। और आपको लगता है कि ये जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक है, स्कूल में अच्छे नंबर नहीं है और कॉलेज में भी नहीं, लेकिन देखते हैं 2-4 साल के लिए वो लड़का गायब हो जाता है, वो बच्चा गायब हो जाता है, लोगों को पता नहीं चलता है कहाँ है कहाँ नहीं है। उसके बाद आप मिलते हैं 5-7 साल के गैप के बाद तो पता चलता है कि वो कहीं अच्छे जॉब में है या किसी अच्छी पोजीशन में है, किसी अच्छे बिजनेस में है और बड़ी जगह पर, बड़े पोस्ट पर है। वहीं पर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने शुरुआत के समय में बहुत ही साधारण थे। नंबर उनके उतने अच्छे कभी थे नहीं, कभी उनको अप्रिसिएशन नहीं मिला उनकी स्टडी। ठीक है, फिर भी एक अपनी अच्छी जगह बना लेते हैं। अच्छा, कितने ये आप लोग सहमत है कि आपके पास आस पास ऐसा कोई व्यक्ति है, अगर आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जो शुरुआत में बहुत ही कमजोर था लेकिन अपने लेटर लाइफ में, मतलब कि जब मेच्योरिटी का 30 साल 32 साल का समय होता है, तब बहुत ही सक्सेसफुल रहा। मतलब कि साधारण जैसा वो सोचा जा रहा था कि कमजोर रहेगा वैसा नहीं, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कितने लोगों को लगता है कि उनके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है? चैट बॉक्स में यस लिखिए। ओके, देविंदर भल्ला जी, चलिए आप हैं वैसा। 83
पवन, यस, सरिता जी. So we can find such people who are around us, who are very weak in their studies. In early life, they were with I time come very successful. They got achievement in their life, and now people give others examples. Okay, people take that person as examples, but it's opposite also true. कुछ बच्चे ऐसे हैं कि शुरुआत में ही टॉपर थे, स्कूल में उन्होंने टॉप किया और वो हमेशा रैंक वन ही होल्ड करते थे, टू थ्री ऐसा ही होल्ड करते थे, टॉप रैंकर्स थे स्कूल में, कॉलेज में. और उसको देख के लोग कहते थे कि यह बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत ऊंचाई तक जाएगा, इसका अचीवमेंट जो है इतना ज्यादा होगा जिसको कहा नहीं जा सकता. हुआ क्या, उसके अचीवमेंट लाइफ जब क्रॉस कर रही है उसके अचीवमेंट नहीं निकली, वो अपने ट्रैक से डिरेल हो गया, सक्सेस से बहुत ही दूर हो गया, और फिर उसने कभी कम बैक नहीं किया. जो एक्सपेक्टेशन थे उतनी उससे हुई नहीं, और उसने जिंदगी को एक नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइफ के रूप में जी. ऐसे बहुत सारे आपके पास लोग होंगे जो अपने के समय के टॉपर्स थे, लेकिन बहुत बड़ा अचीवमेंट उनकी लाइफ में नहीं है. कितने लोग हैं जिनके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है या फिर खुद है, बता सकते. हम लोग जो है ना, यहाँ पर डायग्नोसिस करेंगे, और जिस तरह से हर बीमारी का इलाज है, इस बीमारी का भी इलाज है. ठीक है. अनीता जी आपके आसपास हैं? तितासी, ओके, श्योर. बहुत सारे लोग हैं हमारी टीम में, यहीं पे लग रहा है कि दिख रहा है लोग. हम्म, काफी लोग दिख रहे हैं. कविता, पवन, ओके. तो ये क्या है, हम लोग कैसे इसको समझ सकते हैं, इसके पीछे क्या रूल्स है, क्या रोल है? अगर आप समझ जाएं तो सक्सेस का अपना एक तरीका आप समझ पाएंगे कि हाँ ऐसा क्यों हुआ और क्यों नहीं होना चाहिए. यस देवेंद्र जी, श्योर यू हैव सच फ्रेंड्स एंड वी डू हैव ऑल्सो. अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो भी लोग हैं ना, इनमें से किसी एक में फॉल करते हैं. ठीक है. तो हमारा पर्सनली इसमें क्या है कि हम तो स्कूल में बहुत टैलेंटेड नहीं थे. हाँ मतलब कैसे कमजोर भी नहीं थे, टॉपर भी नहीं थे, केवल मैथ में हम टॉप करते थे, और कोई टॉपिक ही नहीं था मैथ और साइंस में. मैथ और साइंस हमारा सबसे मजबूत टॉपिक था, और उसमें केवल फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी मेरी बहुत ही खराब थी, ज्योमेट्री मेरी बहुत ही खराब थी, इंग्लिश तो मेरा था कि हम फेल होते होते बचे. ठीक है. और किस्मत से जिन चीजों में हम कमजोर थे उन्हीं चीजों में हम अभी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि हमने उस पर काम किया, वर्कआउट किया. ये जो चीजें कमजोर है हमारी, हमने उस पर मेहनत की. और अभी बायोलॉजी की बात है तो हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी, एक मेडिकल सब्जेक्ट. और इंग्लिश की बात है तो हम परफेक्ट, बिकॉज आई एम अ ट्रेनर ऑल्सो.
केमिस्ट्री मेरा फिजिक्स था। ठीक। तो घूम फिर की बात आती है कि एक्चुअली ऐसा होता है क्यों, एक कमजोर स्टूडेंट जो है तेज हो जाता है, और क्यों एक तेज स्टूडेंट जो है कमजोर हो जाता है। ठीक है, अगर हम इस चीज को समझे तो एक बड़ी चीज को क्रैक कर लेंगे। ठीक है। बिहेव चेंजेस विद टाइम। समय के अनुसार हर व्यक्ति का व्यवहार बदलता है। तो यह जो चेंज हुआ ये तो व्यवहार का ही चेंज हुआ ना। एक कमजोर बच्चा मजबूत हो गया, मजबूत बच्चा कमजोर हो गया। तो इसके पीछे कारण क्या था? ठीक है। जब मैं एमबीटीआई का प्रैक्टिस कर रहा था तो मैंने इस चीज को समझा। ठीक है। और मैं ये जो बात बता रहा हूं ना, ये कोई न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नहीं बता रहा। हमने जो साइकोलॉजी की पढ़ाई की, और समझिए कि साइकोलॉजी मेरा कभी टॉपिक था ही नहीं। ग्रेजुएशन में भी मेरा कोई टॉपिक नहीं था। ग्रेजुएशन के बाद भी हमने साइकोलॉजी का एबीसीडी भी नहीं पढ़ा। लेकिन हमारे गाइड ने कहा, मार्गदर्शक ने कहा कि तुम साइकोलॉजी में काम करो। तो हमने वो चीजें क्रिएट कर दी जो जनरली एक साइकेट्रिस्ट भी करने में उसको समय लगता है। और 5,000 से ज्यादा, अभी तो 6,000 समझ लीजिए कि 6,000 ज्यादा लोगों को हमने काउंसलिंग, तो ये काउंसलिंग का जो बेस था ना, जब हम स्टडी कर रहे थे तो हमको कि जब करना है तो इंट्रोवर्ट होना पड़ेगा, हटाकर आपको फोकस मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत करने के एक जरूर व्यक्ति जिसको समाज से कोई ज्यादा लेने देना है और अपनी स्टडी पे फोकस करता है, तो ये हुआ इंट्रोवर्ट टेंडेंसी। जो इंट्रोवर्ट होता है उसका क्या होता है? ठीक है। और दूसरी तरफ होता है एक्सट्रोवर्ट्स। वो घूमने फिरने पर और दुनियादारी की चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। फोकस उनका करना मुश्किल कर पाते। तो एकेडमिक्स किसका अच्छा होगा? तो ये सवाल है कि इज बेटर, चैट बॉक्स में जो है मैसेज कीजिए। हाँ, आ रही है आवाज ना? इट ओके? नो नो, जस्ट आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन। ओके, यू कैन लिसन एंड आंसर मी।
ओके, चलिए, अभी नेटवर्क का इशू नहीं आना चाहिए। अभी ठीक है? इज इट ओके राइट नाउ? ओके, चलिए, ऐसा कोई नई बात नहीं है। हम लोग जब भी कोई बड़ा कोर्स स्टार्ट करते हैं ना, पहला दिन जो है ना, नेटवर्क ही गायब हो जाता है। लेकिन जिस भी कोर्स में पहला दिन नेटवर्क गायब हुआ है ना, वो कोर्स बहुत ही बेहतरीन रहा है। ठीक है। तो सवाल है, सक्सेस के लिए इंट्रोवर्ट होना ज्यादा बेहतर है या एक्सट्रोवर्ट होना एकेडमिक्स में? आपको क्या लगता है? चैट बॉक्स में लिखिए इंट्रोवर्ट आई और ई। आई फॉर इंट्रोवर्ट, ई फॉर एक्सट्रोवर्ट। एकेडमिक्स के लिए कौन सा बेहतर है, आई या फिर ई? कुछ लोगों ने इंट्रोवर्ट बोला है, कुछ लोगों ने एक्सट्रोवर्ट बोला है। ठीक है। चलिए, यह जो है आपको क्लियर कर देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का एक्सप्लेनेशन सुनिए। हु इज इंट्रोवर्ट? इंट्रोवर्ट इज अ पर्सन हु गेट्स आइडियाज फ्रॉम इट्स इनर पार्ट, इस इंस्टीट्यूशन। इंट्रोवर्ट वो है कि जिसको आइडियाज अंदर से मिलते हैं, उसके मन में अंदर से आइडियाज आते हैं, उसकी वो खुद सोचता है, वो अंदर से आता है वो थॉट। एक्सट्रोवर्ट वो पर्सन होता है जो बाहर से आइडियाज लेता है। जरूरी नहीं है कि बाहर ही रहे। एक्सट्रोवर्ट वो भी हो सकता है जो हमेशा बाहर के बारे में सोचता रहता है। इसलिए आपने महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुना होगा। यह व्यक्ति जो है, हम लोग जानते हैं कि एक एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट है, लेकिन रियलिटी है कि एज ए साइकोलॉजी पर्पस ही इज अ वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सन। क्योंकि वो हमेशा गौर करता रहता है, बाहर की चीजों को ऑब्जर्व करता रहता है। वो शांत जरूर है, इसका मतलब वो इंट्रोवर्ट है ऐसा नहीं है। इंट्रोवर्ट का मतलब ये नहीं है कि अंदर बैठा रहे। इंट्रोवर्ट का मतलब ये है कि उसके आइडियाज अंदर से आ रहे हैं। ठीक है। तो महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसा व्यक्ति है जो एक्सट्रोवर्ट है, लेकिन वो शांत रहता है। ठीक है। और अब विराट कोहली की बात करें, वो जो है एक इंट्रोवर्ट पर्सन है। अब लेकिन देखिएगा, वो हमेशा जो है शांत नहीं रहता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता है, लेकिन वो है एक इंट्रोवर्ट पर्सन, क्योंकि उसका आइडियाज अंदर से आते हैं। तो एक बेसिक डिफरेंस है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में। अब है कि इंट्रोवर्ट होना जरूरी है एकेडमिक्स के लिए। जब आप चाहते हैं कि आपके एकेडमिक्स बेहतर हो, तो आपको इंट्रोवर्ट होना ज्यादा जरूरी है। तो जो इंट्रोवर्ट होते हैं तो वो स्टडी करते हैं और अच्छे नंबर लाते हैं, एक्सेल करते हैं। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि एक व्यक्ति में इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों टेंडेंसी होती है। एक व्यक्ति में इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों टेंडेंसी होती है। कोई 100% इंट्रोवर्ट नहीं होता है, कोई 100% एक्सट्रोवर्ट नहीं होता है। हाँ, अब 99% एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा या 99% इंट्रोवर्ट हो जाएगा, लेकिन वो 100% कभी नहीं हो सकता है। वो भी 99% बोल नहीं जाता है। तो हर व्यक्ति जो इंट्रोवर्ट है उसके भीतर एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी भी है, और हर व्यक्ति जो एक्सट्रोवर्ट है उसके भीतर इंट्रोवर्ट टेंडेंसी भी है। हमारी लाइफ में दो चक्र आते हैं, दो चक्र आते हैं। ठीक है। वो होता है 19 साल का और 29 साल का। 29 साल जो होता है व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है एक इंट्रोवर्ट पर्सन का। ठीक है। 19 साल तक उसका क्या था, फोकस, कॉन्फिडेंस, पीस, सब कुछ था, और स्टडी कर रहा था, अच्छे नंबर ला रहा था। लेकिन 19 से 29 साल का जो एज है, ये इसमें उसके पर्सनैलिटी में चेंज हो जाता है, और वो हो जाता है एक्सट्रोवर्ट। अब जो है सोशल गैदरिंग में, नेटवर्किंग में लोगों के साथ, ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा है लोगों के बीच में।
वो 10 साल के लिए उसका इंट्रोवर्सन खत्म हो जाता है। ठीक है। और 10 साल चूंकि वो अब इंट्रोवर्ट नहीं रहा, तो वो पढ़ाई पे उसका ध्यान नहीं रहेगा, एक्सेल नहीं कर पाएगा वो, और अपना लाइफ जो 10 साल के लिए बर्बाद कर देगा। अब वो जैसे ही 29 साल आएगा ना, ठीक है, तो उसका जो है इंट्रोवर्ट फेज जो है ना वापस आ जाएगा। मतलब वो केवल 10 साल के लिए एक्सट्रोवर्ट हुआ था, और 10 साल जैसे ही बीता वो वापस से इंट्रोवर्ट हो गया, फिर वो अपनी पढ़ाई पर बाकी चीजों पर जो है फोकस करने लगता है। ठीक है, जैसा पहले वो कर रहा था। ठीक है। लेकिन अगर इस 10 साल के बीच में जो गैप था, ठीक है, उसमें एकदम एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी थी, और वापस से जब वो इंट्रोवर्ट होगा ना, इस बीच में 10 साल जो है बीत चुका होता है। 10 साल बीत चुका होता है इस दौरान। ठीक है। अब वो सोचता है कि मेरे 10 साल बर्बाद हुए, उसको रियलाइज नहीं होगा 30 साल तक। 30 साल के बाद उसको रियलाइज होगा, जब उसमें फिर से इंट्रोवर्ट टेंडेंसी आएगी। तब तक ये लड़का जो बहुत ही टैलेंटेड था, वो अपने 10 साल उसने जिंदगी की बर्बाद कर दी है। ठीक है। और अगर उसने जो है फिर से, अगर उसको, अब यहाँ पे है, क्या उसका जो लाइफ जो है, उसके गार्जियन उसको अलाउ करते हैं कि 10 साल में जो उसने नुकसान झेला उसको बैकअप कर सकते हैं? क्या उसके गार्जियन, क्या उसके सिचुएशन, क्या उसका जो इन्वायरमेंट है, उसको फिर से वापस वो मेहनत करने के लिए समय देगा? अगर उसे वापस फिर से मिलेगा समय, तो फिर से वो तैयारी करेगा, और फिर से जैसा वो टैलेंटेड था 19 साल की एज तक, वैसा फिर से वो टैलेंट उसका फिर वापस आएगा, उसका कम बैक हो जाएगा। लेकिन अगर वो एक फैमिली बैकग्राउंड, पुअर फैमिली बैकग्राउंड से हो, जिसको सपोर्ट नहीं मिल रहा हो, तो क्या है ना, वो ये इंट्रोवर्ट हो तो जाएगा, लेकिन उसके कंडीशंस वो अलाउ नहीं करेंगे, और वो एक परफॉर्मेंस, बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, और उसकी लाइफ चली जाएगी। लोग कहेंगे इतना टैलेंटेड था, लेकिन क्या है, इसने अपनी जिंदगी के सभी साल बर्बाद किए। एक्चुअली उसके 10 साल ही बर्बाद हुए थे, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट साल हो गए थे। और अगर वो उसको समय मिलता है, बाउंस बैक करने का मौका मिलता है, तो उसके बाद जो है उसके पास जो है वो एकेडमिक स्किल जो पहले था वो भी आ जाएगा, प्लस उसने 10 साल का जो समय जो है सोसाइटी में बिताया, वो उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लेगा, ये एक्सपीरियंस के तौर पे लेगा वो, और यह एक बहुत ही इंप्रूव पर्सन होगा। लेकिन अगर उसकी फैमिली अलाउ नहीं करती, सिचुएशन अलाउ नहीं करती, तो फिर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो कभी जिंदगी में खड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो यह कहानी है कि ऐसा व्यक्ति जो शुरुआत में बहुत ही टैलेंटेड था, लेकिन इस फेज को फेज फोकस कर, अब जो शुरुआत से ही एक्सट्रोवर्ट है, वो क्या होगा, उसका ठीक उल्टा चलेगा। अब उसका उल्टा चलेगा। ठीक है। तो शुरुआत से ही एक्सट्रोवर्ट है, उसका क्या होगा, शुरुआत में तो सब कुछ उसका चौपट चलेगा 19 साल तक। उसके बाद से जो है ना, उसको पढ़ने लिखने का मन करने लगे, क्योंकि उसका माइंडसेट चेंज हो गया है। और 19 साल के एज में जो है ना, वो जो है पढ़ाई लिखाई शुरू करेगा, लेकिन अब उसके पास जो है एक टेंडेंसी है, ठीक है, इंट्रोवर्सन की, फोकस करने की। तो वो जो है 10 साल में मेहनत करके एक अच्छी पोजीशन ले लेगा, और उसके बाद जब उसका 30 साल ही जाएगा, तो वो क्या है, फिर से वापस पहले जैसा एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा, लेकिन उसके पास अब क्या है ना, एक अच्छा स्टेज है, अच्छा बैकग्राउंड है, अच्छा परफॉर्मेंस वो कर चुका है। अब वो एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसको एंजॉय करेगा। ठीक है। क्योंकि वो एक इस समय 10 साल की मेहनत में एक अच्छा बिजनेसमैन बन चुका होगा, या फिर एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा होगा, या किसी अच्छे पोजीशन में होगा, एक अच्छा सिविल सर्वेंट होगा हाई रैंक का। ठीक है। और 30 साल के बाद जो है, वो जो है यह एक्सट्रोवर्ट ही रहेगा। उसका मुंह जो स्टार्ट 0 से 19 का जो एज होता है, जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का होता है ना, वही लाइफ लॉन्ग रहता है। 30 साल के बाद फिर वही हो जाएगा। 30 साल के बाद वैसे ही वो क्या हो जाएगा, एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा। लेकिन अब उसके पास सक्सेस है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो आप किस कैटेगरी में है? ए, वो कैटेगरी, आई, आई वो कैटेगरी जो शुरुआत में इंट्रोवर्ट थी, और जिसने अपने लाइफ का 10 साल बर्बाद किया।
या फिर ई, जो शुरुआत में तो बहुत ही नॉर्मल था, लेकिन क्या है, उसको 10 साल उसने मेहनत की और उसके बाद जो है एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच गया। ठीक है, पोजीशन पहुंचना नहीं पहुंचना अलग बात है, लेकिन उसने ऐसा किया। तो अब आप बताइए, आप इसमें से ई वाली कैटेगरी में है या फिर आई वाली कैटेगरी में है? ई या फिर आई, जल्दी से लिखिए। चैट बॉक्स में। हर व्यक्ति का जो है ना बिहेव चेंज होता है, उसका एक पैटर्न है, ये हमने आपको ये पैटर्न बताया। अगर आपका बच्चा बहुत टैलेंटेड है, बहुत एकेडमिक्स ला रहा है, उसको समझाइए कि 19 साल की एज के पहले तुमको सब कुछ सेट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद अगर वो एक्सट्रोवर्सन का फेज आएगा तो बच नहीं पाओगे। और अगर कोई एक्सट्रोवर्ट है तो उसको समझाइए, डरने की बात नहीं है, मेहनत करो, आगे तुम्हारा वैसे भी करियर बढ़िया है, लेकिन मेहनत अभी से करना स्टार्ट करो। चलिए, बस तीन ही लोग खुद को रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, या बाकी लोगों को ये समझ में नहीं आया? ओके, तो यह जो एक समझने का तरीका हो, ठीक है, हमने आपको समझाई ये चीज, और यहाँ पर कहीं भी ज्योतिष या फिर न्यूमरोलॉजी नहीं है, ये प्योर साइकोलॉजी है। बच्चा जब 1.5 साल का होता है ना, तो दुनिया को समझने की कोशिश करता है। ठीक है, और एक्चुअली, अच्छा, कुछ स्लाइड में गड़बड़ी है। शुरुआत का 1.5 साल है ना, जो बच्चा होता है वो ये समझने की कोशिश करता है कि वो किस पे भरोसा करे, किस पे भरोसा करे। और इस दौरान जो है, जो उसको केयर करता है ना, वो उस पे भरोसा करता है और जीवन भर भरोसा करता है। और 1.5 से 3 साल का जो समय है ना, वो बच्चा इस चीज को देखता है कि कौन सा व्यक्ति भरोसे लायक नहीं है, किससे डरने की जरूरत है। और इस दौरान जो है, जिससे वो डर जाता है ना, तो जीवन भर वो डरा ही रहता है, उसे दूरी बनाकर रखता है। ठीक है, तो एक बच्चा जो 1.5 साल का है, उसके जीवन में भी अलग अलग फेज आ रहे हैं। एक तो 1.5 साल का हो गया, फिर 1.5 से 3 साल का हो गया, फिर 3 से 6 साल का मतलब कि एक ड्यूरेशन होगा। इस तरह से 1.5 साल में, 1.5 1.5 साल में उसका जो है शिफ्ट हो रहा है। फिर मैंने कहा कि एक शिफ्ट 19 में आता है, एक शिफ्ट जो है 30 साल में आता है। और भी मतलब कि साइकोलॉजिकली जो है 8 से ज्यादा बिहेवियर शिफ्ट जो है, बिहेवियर पैटर्न्स जो है नोट किए गए हैं। यही जो है ना पर्सनैलिटी, किसी व्यक्ति का पर्सनैलिटी होता है, बिहेव होता है, माइंडसेट होता है, और उसका एक फेज होता है। ठीक है, तो मैंने जो है, चूंकि 5,000 से ज्यादा लोगों को काउंसलिंग की है। ठीक है, काउंसलिंग मतलब कि रेगुलर काउंसलिंग भी नहीं, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें। हम्म, ठीक है, तो समझ में हमें आया कि हम किसी व्यक्ति के पर्सनैलिटी को, उसके बिहेव को समझ सकते हैं। अगर समझ गए तो उसको अच्छे से क्या कर सकते हैं फिर, स्टडी कर सकते हैं, उसके पैटर्न को समझ के उसको आगे क्या करना चाहिए, इस पर काम कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है कई फेज है लाइफ के। ठीक है, और हमारा जो ब्रेन है ना, मतलब कि धीरे धीरे डेवलप होता है, और 45 साल में प्योर मेच्योर होता है। 45 साल लग जाते हैं, बचपन से 45 साल। ठीक है, और इस 45 साल के फेज को यहाँ पर, जैसे हमने कहा कि 8 से ज्यादा फेज जो है साइकोलॉजी में, जैसे हमने 19 साल का एक फेज बताया ना, 19 से 29 का फेज,
ठीक है, फिर 30 से ऊपर का फेज, 19 के पहले का फेज, 1.5 साल बच्चा है तब तक एक फेज। इस तरह कई सारे फेज हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति के लाइफ में, हर जो बच्चा होता है ना उसके लाइफ में इस तरह के फेज होते हैं। और ये फेज जो है, मतलब कि जानवरों में भी होते हैं और इंसान में भी होते हैं। एक सवाल आप कर सकते हैं कि क्या जानवरों में भी इसी तरह से मतलब कि दशाएं होती होंगी? तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट आंसर आपको देते हैं। जब एक मानव एक ऐसा जीव है जो जन्म लेने के बाद जो है उसका डेवलपमेंट होता है। बाकी आप जानवरों को देखिए, जन्म लेते ही दौड़ने लगते हैं। लेकिन इंसान एक ऐसा बच्चा है जो जन्म लेने के बाद डेवलप होता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि ब्रेन के डेवलप होने का मतलब है ब्रेन का फैलना। ब्रेन जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसका दिमाग भी तो बढ़ रहा है, उसका हेड भी, उसका साइज भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर पेट में ही डेवलपमेंट हो गया बच्चे का प्रॉपर, तो उसका सिर भारी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और फिर माँ जो है बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। ठीक है, उसके ब्रेन के बड़े साइज के कारण। और वो बच्चा फिर कभी जन्म लेगा ही नहीं, वो मर जाएगा पेट में ही। ठीक है, अभी तो ऐसी सुविधाएं हैं कि ऑपरेशन के द्वारा भी बच्चों को डिलीवर किया जा सकता है, लेकिन नेचुरली ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। तो क्या है ना कि अगर ज्यादा डेवलपमेंट हुआ ब्रेन का गर्भ में, तो डिलीवरी के समय जो है अ, उसका सिर जो है बाहर आना बहुत ही मुश्किल होगा और ये बहुत ही पेनफुल होगा, जिस पेन से उसकी माँ मर भी सकती है। तो नेचर ने व्यवस्था की है कि 9 महीने में ही डिलीवरी दे रहे हैं। ठीक है, नेचर ने 9 महीना में डिलीवरी इसलिए कहा है कि सभी अंगों का विकास तो हो जाएगा लेकिन ब्रेन का विकास होगा जन्म के बाद। क्योंकि अगर पहले हो गया तो वो डिलीवर होने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए बच्चा जब जन्म लेता है तब उसका ब्रेन मैच्योर नहीं होता है। लेकिन वही देखिए बाकी जानवरों के, ठीक है, उसका ब्रेन का उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है, तो बच्चे जन्म लेते हैं उसके साथ ही दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो यह नेचर का अपना सिस्टम है। ठीक है, नेचर सब कुछ अपने मतलब सही तरीके से चलते हैं, हर कुछ जो है डिजाइन किया हुआ है एकदम परफेक्ट। इसीलिए ब्रेन का साइज जो है ना छोटा होता है, अनडेवलप्ड होता है, और जब जन्म लेता है बच्चा तो उसका ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। और ये डेवलपमेंट जो है 45 साल तक चलता है। ठीक है, इस दौरान कई सारे चरण आते हैं, बहुत सारे फेज आते हैं। इन फेज को कहते हैं महादशा। अब हम लोग आ जाते हैं न्यूमरोलॉजी पे। ठीक है, 45 साल का ये डेवलपमेंट होता है, उसको कहते हैं महादशा। कि एक प्रॉपर 45 साल का समय लगता है जब बच्चा जन्म लेता है और उसका टोटल मेच्योरिटी उसकी होती है, तो 45 साल का समय लग जाता है। तो 45 साल का जो समय है वो 9 हिस्सों में बटा हुआ है। 45 साल का समय जो है वो 9 हिस्सों में बटा हुआ है, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि 1.5 साल जो है एक बच्चे को विकास होने में समय लगता है ब्रेन को, तो न्यूमरोलॉजी कहते नहीं, जरूरी नहीं है कि 1.5 साल लगे। हो सकता है 1 साल भी लगे, हो सकता है 2 साल भी लगे, हो सकता है 3 साल भी लगे, हो सकता है 4 साल भी लगे, हो सकता है 9 साल भी लगे। तो ये कैसे तय होता है कि उसका विकास जो होगा? ठीक है, तो यह कैसे संभव है? उसका विकास जो है कैसे होगा ब्रेन का? यह जो है महादशा जो है 45 साल की तो है, इसमें पूरा ब्रेन डेवलप होगा। लेकिन उसका सीक्वेंस क्या होगा, कौन सा पार्ट ज्यादा डेवलप होगा, कौन सा पार्ट जो है लेट से डेवलप होगा, यह जो है हमें पता चलता है अंतरदशा से। अंतर दशा से। ठीक है,
अंतरदशा जो है यह बताती है कि 45 साल का फेज जो है वो 9 हिस्सों में बटा हुआ है। इट इज डिवाइडेड इनटू 9 फेजेस। ब्रेन का डेवलपमेंट होता है 9 फेज में। ठीक है। और यह जो एक फेज जो है अंतरदशा है। अब जो है ऐसा नहीं है कि केवल ब्रेन का एक ही पार्ट डेवलप होगा, सभी पार्ट डेवलप होंगे लेकिन एक पार्ट डोमिनेंट होगा। जैसे कोई व्यक्ति जो है जन्म लेता है सपोज कि 26 तारीख को, तो उसका जो पहला फेज है ना, मतलब वो 26 से है, तो 2 और 6 इसका जो है नंबर जो है स्टार्ट का, उसको जोड़ते हैं तो उसका मूलांक आ जाता है। तो यह न्यूमरोलॉजी कहती है कि उसका जो है 8 जो है नंबर है मूलांक। तो 8 से जुड़ा हुआ ब्रेन का जो पार्ट है ना, वो डेवलप होगा शुरुआत के 8 साल में। मतलब उसका पहला पेज जो है, ब्रेन पूरा डेवलप होगा, ऐसा नहीं है कि कोई बात कम रह जाएगा, लेकिन एक ज्यादा डोमिनेंट होगा। वो ब्रेन का वह हिस्सा होगा जो 8 नंबर से कनेक्टेड है, क्योंकि उसका जन्म जो है 26 को हुआ है, इसलिए। ठीक है। तो पहला फेज उसका 8 साल का होगा, दूसरा फेज उसका 9 साल का होगा, तीसरा फेज जो है उसका 1 साल का होगा, फिर चौथा फेज 2 साल का होगा, फिर 3 साल का, फिर 4 साल का, फिर 5 साल का, फिर 6 साल का, फिर 7 साल का। और इस तरह से टोटल जो है ना 9 फेज जब कंप्लीट हो गए तो 45 साल उसका हो जाएगा। ठीक है। तो ब्रेन पूरे 45 साल में डेवलप होगा। तो ये जो फेज है ना, हर फेज में एक एक ऑर्गन जो है ब्रेन का एक एक पार्ट जो है वो डोमिनेंट होता जाएगा। ठीक है। जैसे अभी हमने 26 एक व्यक्ति की बात की जो 26 तारीख को जन्म लिया है, उसका ये मूलांक जो है 6 है, मूलांक जो है 8 है। तो 8 से जुड़ा हुआ कौन सा पार्ट है? सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम और सेरेबेलम। ठीक है। ये मोटर कोऑर्डिनेशन के लिए, बैलेंस के लिए, डिसिप्लिन के लिए जिम्मेवार है। देखिए डिसिप्लिन मोटर कोऑर्डिनेशन से आती है। और मूलांक 8 जग का जो व्यक्ति है वो शनि ग्रह से रूल होता है, और शनि ग्रह का जो है डिसिप्लिन मुख्य जो है। ठीक है। तो इसमें सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम ज्यादा डोमिनेंट रहेगा। तो जो बच्चा 26 तारीख को जन्म ले रहा है, ठीक है, या 8 तारीख को जन्म ले रहा है, या 17 तारीख को जन्म ले रहा है, तो उसका सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम जो है शुरुआत के 8 साल में ज्यादा एक्टिव रहेंगे। ठीक है। अब 8 साल फेज कंप्लीट हुआ तो उसके बाद उसका जो दूसरा फेज है वो 9 साल का होगा, क्योंकि 9 नंबर है। तो उसके लाइफ के दूसरे फेज में एमिगडाला और हाइपोथैलेमस ये डेवलपमेंट होगा। मतलब डेवलप पहले से है लेकिन वो ज्यादा एक्टिव होगा। फिर उसके बाद एक का उसका मतलब दशा चलेगा, अंतरदशा चलेगी। तो मूलांक 1 जो है, ठीक है, उसका फ्रंटल लोब, मोटर कॉर्टेक्स और ये फ्रंटल लोब भी जो है ये जो है एक्टिवेट होंगे। हर नंबर के साथ जो है, हर नंबर के साथ ब्रेन के पार्ट जुड़े हुए हैं, और ये ब्रेन के पार्ट जो है डेवलप होते हैं। और ये ब्रेन के पार्ट का जो डेवलपमेंट है ना, ये हम स्टडी करेंगे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। ठीक है। और वो पार्ट डेवलप होता है तो क्या क्या बिहेवियर चेंज आते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स डेवलप होते हैं, ये हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक ब्रीफ जो है आपसे ले लेते हैं, समरी। मेरे पास 10 मिनट का है समय। ठीक है। अभी आप सभी को अनम्यूट कर रहा हूं, एक एक करके जो है। आ, सबसे पहले तो कोई एक व्यक्ति समरी बता दीजिए, उनको क्या समझ में आया। कोई भी एक व्यक्ति अभी तक क्या समझ में आया, और आगे क्या होगा, क्या वो गेस कर सकते हैं? विजय जी आपने अनम्यूट किया खुद को। अभी तक जो आपने समझा है उसको एक समरी कीजिए। चलिए, कोई हिम्मत करिए। Should I हाँ। try? अ, अच्छा, कौन बोलेंगे? सर हम बताइए।
हाँ समा बताइए। हाँ सर, जिस हिसाब से आपने बताया है, तो जिस मूलांक में जातक पैदा हुआ है, उस एज के जो उसका मूलांक होगा, उस एज में उसका वो पार्ट ऑफ बॉडी जो है, ब्रेन जो है, वो ज्यादा डेवलप होगा। और फिर वो अंतरदशा के हिसाब से, जैसे 8 है, अंतरदशा अगर उसकी उस टाइम पे 1 की है तो 1 का होगा, 7 की है तो 7 के हिसाब से उसके वो पार्ट ऑफ ब्रेन का डेवलप होगा, और बिहेवियर भी वैसा ही होगा। तो मतलब कि अंतरदशा में सबका जैसा जैसा बिहेवियर चेंज होता जाएगा, यही बात है ना? जी जी, हम यही समझे हैं सर। ठीक है। तो अब तो बात हो गई ब्रेन पर। जी चलिए। सर। आ, ओके, झलक अनम्यूट कीजिए। ये सब हमने फेजेस के बारे में पढ़ा। लाइफ के फेजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू एज, जिसमें स्टार्टिंग के जो 19 इयर्स की एज होती है उसमें कोई इंसान इंट्रोवर्ट है तो वो फोकस्ड होता है, मतलब जैसा उसका बिहेवियर होता है। आफ्टर दैट एज 19 to 30, उस एज में उसका 10 इयर्स का जो गैप आता है उसमें वो ज्यादा एक्सट्रोवर्टिज्म की तरफ जाता है। और उस दौरान अगर वो खुद को सही मतलब सही एरिया में ले जाता है। सही बोल रहे हैं, बताइए, कंटिन्यू कीजिए। ये इंट्रोवर्ट का है और एक्सट्रोवर्ट का जस्ट इसका उल्टा होगा। ठीक है। और ये पैटर्न को आप समझ गए हैं, तो आप समझ लीजिए कि कौन सा व्यक्ति किस एज में क्या कर सकता है। चलिए, और कोई? हेलो सर। हाँ बोलिए देवेंद्र जी। सर हमारा जो मूल अंक है वो जितने भी 1 से 9 है वो सभी हमारे प्लैनेट्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी वो अंश हैं। और जो हमारा महादशा है वो तो बहुत लंबी होती है, और जो अंतरदशा है वो उसकी मैनेजर है, वो उस कार्य को कंट्रोल करती है। और जिस मूल अंक में हम पैदा हुए हैं, ब्रेन तो सभी का डेवलप हो चुका होता है, लेकिन वो पार्ट उस टाइम पे एक्टिव होता है। तो यही वजह है कि जैसे जैसे जो नंबर हमारा पर्सनल ईयर आता जाएगा, अंतरदशा आती जाएगी, तो जो आदमी का किसी पर्सन का बिहेवियर चेंज नहीं होता है, उसका वो पार्ट उसको वो काम करने के लिए प्रेरित करता है, या वो एक्टिव हो जाता है, उस काम में दक्ष हो जाता है। ये इम्पोर्टेंस है नंबर्स की हमारे प्लैनेट्स के साथ, क्योंकि हम सभी जो हैं, सभी प्लैनेट हमारी बॉडी में 1 से 9 प्लैनेट हमारे पूरे शरीर में विद्यमान हैं। और जो ब्रेन का वो पार्ट है वो कार्य करने में हमें कंट्रोल करता। हम्म, और बताइए, क्योंकि आप समझे अच्छे तरीके से। जो इसी तरह सर हमारी जब दशाएं अंतरदशाएं, चाहे आप वैदिक में जाइए चाहे न्यूमरोलॉजी में जाइए, तो अगर हमारे जो आपने बताया कि 19 इयर्स में हमें इंट्रोवर्ट होना या एक्सट्रोवर्ट होना है, वो भी एक्चुअली इन नंबरों का ही खेल है। जो आदमी पहले इंट्रोवर्ट है तो उसका हो सकता है उसका 7 नंबर एक्टिव हो उस टाइम पे, बाद में वो एक्सट्रोवर्ट हो गया तो उसका 4 नंबर एक्टिव हो गया हो राहु का। तो वो जो चेंजेस आती हैं उसकी, अगर उसके मान के चलिए 19 से 29 साल में कोई ऐसा नंबर एक्टिव हो गया जिसको इंट्रोवर्ट कर दे, लेकिन वो उसमें ज़रूरत है उसको एक्सट्रोवर्ट होने की, तो वो आदमी पहले तो बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन बाद में वो अपनी इंटेलिजेंस को अपने कैरियर में नहीं कन्वर्ट कर सकता। यही खेल है सारा नंबरों का, और यही खेल है सब प्लैनेट्स का। एनर्जी पार्टिकल प्रॉपर्टी वन वन। हाँ। अब इसमें क्या है ना कि देखिए, अब यहाँ पे क्या है ना कि अब हम कर रहे हैं एक्यूप्रेशर,
है ना। अब हम एक्यूप्रेशर ग्रहों का तो नहीं कर सकते थे। जी जी अब हमें पता चल गया कि कोई व्यक्ति अगर मूलांक 5 में है, या उसका अंतर्दशा 5 का चल रहा है या 6 का चल रहा है, सपोज उसका अंतर्दशा चल रहा है 6 का, शुक्र का, जी तो हम उसके लिए जो है, जो पॉइंट जो है ना, हम कैसे चुनेंगे? ठीक है। तो न्यूक्लियस का जो पॉइंट है, इसमें हम लोग कहते हैं ये न्यूक्लियस अकम्बेंस। ठीक है। यह जो पार्ट है, और एस्थेटिक अप्रिसिएशन का जो एक्यूप्रेशर पार्ट है, ठीक है, हम उस पॉइंट पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। क्योंकि हम आ गए हैं ब्रेन में, अब ब्रेन का हर पार्ट का हम एक्यूप्रेशर पॉइंट जान रहे हैं, जी है ना। जी तो हम जो है अब एक्यूप्रेशर से भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। किसी की जो अंतर्दशा चल रही है, महादशा चल रही है, अगर हम निकाल लें, तो हमें ये भी पता चल जाएगा हाँ भाई, इसका जो है चल रहा है शनि शनि का या फिर शुक्र का, ऐसा, है ना। तो और उसके उसमें बाद उसमें सर हम हमें, उसके, हाँ, उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट दे देंगे। सर अगर जो बच्चा वो स्टडी फेज में है अपने, लेकिन उसका जो मूल अंक है नंबर 8 एक्टिव है, लेकिन उसको जरूरत है अपने को अपने लर्निंग की, मेमोरी बढ़ाने की, तो हम 3 मूलांक 3 के गुरु के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, हम उनको एक्यूप्रेशर पॉइंट को एक्टिव कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, कि हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, जो क्या डिजायर है, हम उसको एक्यूप्रेशर से ठीक कर सकते हैं, जी, उस फेज को है ना। एक्टिव कर सकते हैं जो हमें उस टाइम पे स्थिति और काल के समय जरूरत है। और यस। ऐसे ही अगर किसी की शादी की बात चल रही है, लेकिन उसका मूलांक तो 4 चल रहा है, तो हम शुक्र मूल जो न्यूक्लियस कंबस है, उसको एक्यूप्रेशर करके उसको एक्टिव कर सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं, है ना। मतलब ये अब हमारे हाथ में आ गया, हमें एक नया पर्सपेक्टिव मिल गया कि हम ग्रहों को एक्यूप्रेशर पॉइंट से ठीक कर कर दें। सकते ठीक है। लेकिन अब यहाँ क्या है कि जैसे ये तो चार्ट हमें पता चल गया, ठीक है, हम न्यूरो साइंस को इसमें क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ब्रेन के स्ट्रक्चर्स ही केवल इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि ब्रेन का, अब हमारा सवाल ये, ब्रेन का वो स्ट्रक्चर क्यों एक्टिवेट होता है, वो क्यों एक्टिवेट है, कोई ब्रेन का स्ट्रक्चर है तो क्यों एक्टिवेट है, सवाल ये भी है ना। जी ठीक है। जी तो कौन एक्टिवेट कर सकता है? जीन्स। हमें जन्म के साथ जो कुछ मिलता है वो क्या होता है? जीन, डीएनए। जीन्स जी ठीक है। जी तो ऐसा जरूर कोई डीएनए में पैटर्न है जिससे वो पार्ट जो है ना एक्टिवेट हो जाता है। हमने इस पर काम किया। ठीक है। हम जो है थोड़ा स्किप करके आपको हम ले जाते हैं नंबर 1 पर। ठीक है। जैसे ये नंबर 1 है, क्योंकि आज डेमोन्स्ट्रेशन क्लास है, तो आप लोग इसको समझिए कि आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है। तो जैसे ब्रेन एरिया है, ठीक है, तो ये न्यूमरोलॉजी है। मूलांक 1, जो 1 तारीख 10 तारीख 19 से 28 को जन्म लिया है, उसका ग्रह का स्वामी कौन है? सूर्य। तत्व है अग्नि। रंग उसका जो है, जो कलर हो सकता है रेड, ऑरेंज, या फिर गोल्डन, जो आग में जो कलर होते हैं वो सब कलर। और डायरेक्शन जहां सूरज निकलता है वो है, मतलब पूरब से, पूरब ही सूरज ही निकल रहा है, तो पूरब होगा। तो जो एक नंबर जिसका है, जो 1, 10, 19 और 28 को जन्मा है, उसका मूलांक 1 है। उसका लीडरशिप क्या होगा? मतलब मेन क्वालिटी क्या होगा कि वो लीडर है। सन क्या है? लीडर है। ठीक है। और अथॉरिटी है, विल पावर है, डिसीजन मेकिंग पावर, मतलब ये सभी चीजें उसका मुख्य क्वालिटी है। ठीक है। और ये एक जन्मजात नेता है। वो जहां भी जाएगा ना, लीड करेगा, किसी के नीचे नहीं रहेगा, हमेशा ऊपर आएगा। ठीक है। कमांड देने की शक्ति उसके पास है, और कुछ नया रिस्क लेकर कुछ नया क्रिएट करने की समझ। ठीक है। और अगर वो ये नहीं करता है तो वो स्ट्रेस में चला जाता है। मूलांक 1 वाला व्यक्ति अगर लीड नहीं करता है, लीडरशिप नहीं लेता है, वो ऑर्डर नहीं देता है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग नहीं करता है, तो वो कहाँ चला जाता है? असंतुलन में। असंतुलन में मतलब कि स्ट्रेस में।
स्ट्रेस में चला गया। ठीक है, तो ये उसका पैटर्न। हम लोग इसके बारे में डिटेल से समझेंगे, अभी चूंकि समय कम है, नेक्स्ट क्लास भी है, तो इसको हम शॉर्ट में आपको एक समरी को शेयर कर रहे हैं। तो उसका ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिव है? पीएफसी, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक है, आप देख रहे हैं ये ब्रेन का जो सबसे आगे का हिस्सा होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, डिसीजन मेकिंग के लिए ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये क्या होता है ना, हमारे ब्रेन का जो 5% ही होता है, ज्यादा नहीं होता है, लेकिन 95% हिस्सा नेगेटिव सोचने के लिए बना है, और ये 5% हिस्सा होता है ना, वो पॉजिटिव सोचने के लिए बना होता है। इसलिए यह व्यक्ति जन्मजात ही पॉजिटिव थिंकर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन का सिर्फ 5% ही पार्ट है पॉजिटिव सोचने के लिए तो बना हुआ, और ये उसी 5% हिस्से को डोमिनेट लेता है। ठीक है, और इस कारण से ये पॉजिटिव होता है, कॉन्फिडेंट होता है, और यही जो ब्रेन का ये पार्ट होता है ना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए ही जिम्मेवार है। मतलब कि बहुत सारे लोगों को देखेंगे, ठीक है, जैसे जो है वो जो है 100 साल का प्लानिंग जो है करता है कि 100 साल बाद क्या होगा। हम लोग यहाँ 5 दिन का प्लानिंग नहीं कर रहे, वो 100 साल बाद की प्लानिंग कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है ना, हमारे ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से ही आती है। तो अगर यही से एक्टिव है तो वो व्यक्ति लॉन्ग टर्म का प्लानर होगा, बड़ा बड़ा प्लान कर सकता है, बड़ी बड़ी योजना बना सकता है। ठीक है, यही डिसीजन मेकर भी है, तो ये व्यक्ति डिसीजन मेकर होगा। ठीक है, प्लानिंग कहाँ होती है? पीएफसी में होती है। और आत्म पहचान, और चूंकि यह इसका डोमिनेंट पार्ट है, तो खुद को यह पहचान सकता है, इसका अपना एक गुण है। ठीक है, खुद को समझना, अंडरस्टैंड करना। और जितना व्यक्ति खुद को समझता है ना, उसके भीतर एक सेल्फ डिसिप्लिन भी आता है, सेल्फ रिलायंस भी आता है, ईगो भी आता है। ठीक है, और यह जो है इसके, और ये सब होता कैसे है? क्योंकि इसके ब्रेन में कुछ केमिकल्स है जो ज्यादा डोमिनेंट है, जैसे डोपामिन। ये 40% से अधिक होता है। ये डोपामिन जो है किसी व्यक्ति को महत्वाकांक्षा देता है, सक्सेस की भूख, प्रेरणा ये देता है। ठीक है, ये डोपामिन से आता है, और इसमें 40% से ज्यादा हमेशा डोपामिन रहता है। ठीक है, और अलर्ट रहता है, अलर्ट रहता है इसके लिए एक्चुअली इसके भीतर जो है नॉर एड्रेनलिन का जो परसेंटेज 35% से ज्यादा होता है, नॉर एड्रेनलिन। तो इस कारण ये हमेशा सतर्क होता है, अवेयर होता है, और इसमें कॉर्टिसोल का लेवल भी ज्यादा होता है। देखिए, सतर्कता जो है ना, कॉर्टिसोल से भी आती है, और के कॉर्टिसोल जो है आपको तनाव भी देता है, स्ट्रेस भी देता है। तो जो चीज आपको अलर्ट करके रखता है ना, वही चीज आपको स्ट्रेस भी देता है। ठीक है, तो इसलिए इनमें स्ट्रेस भी होता है, और इनका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है, जिस कारण से ये लॉजिकल होते हैं, प्लानिंग करते हैं। ठीक है, डिजाइन करते हैं, हर कुछ मतलब अच्छे से डिजाइन करते हैं। इनमें भावना कम होती है, लॉजिक ज्यादा होता है। ठीक है, इनमें भावना कम होती है, लॉजिक ज्यादा होता है, तर्कशील लोग होते हैं। नर्वस सिस्टम का पैटर्न जो इसका ऐसा होता है ना, ठीक है, इसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है डोमिनेंट होता है, जिस कारण ये रिएक्ट करते हैं, अधिक एनर्जेटिक होते हैं, डिसीजन मेकिंग तुरंत करते हैं। ठीक है, और इनका एक कमजोरी ये भी होता है कि ये आराम मोड में नहीं, इनका पैरासिम्पैथेटिक जो है कमजोर होता है, इसलिए रेस्ट नहीं कर पाते। तो हम इनको पैरासिम्पैथेटिक पॉइंट दे देंगे डॉक्टर वोल वाले खासतौर पे, तो इनको बहुत फायदा होगा, क्योंकि इनका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कमजोर है। तो वो पॉइंट आपको बता देंगे। ठीक है, वो स्पेशल पॉइंट हो गए। और इनका जब नर्वस सिस्टम जो है मतलब बैलेंस नहीं होता है, तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा होते हैं, बीपी बढ़ जाता है, बेचैनी, हार्ट बीट तेज हो जाती है, और माइग्रेन, ये सब सिम्टम इसमें आते हैं अगर इनका एनर्जी लेवल बैलेंस नहीं है। ठीक है, मेंटल प्रॉब्लम भी बढ़ सकता है, यस, ये सभी जो भी मेंटल इनको जो इनका मूलांक एक है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, सबका जो है ना डिटेल से हमने तैयार किया है। ठीक है, अब इसी में जो है ना, इसमें हमने ये एक चीज जो खोजी, जो जनरली जैसे अभी जो बोल रहे हैं ना, सरिता जी बोल रही थी ना, ये जो है अ, इनका जो बीमारी क्या क्या हो सकता है, ब्रेन से जुड़ा हुआ माइग्रेन हो सकता है, 70% चांसेस है, हेडेक 85%,
और नींद की बीमारी 60%। हार्ट से जुड़ा हुआ है जो है बीपी, हाई बीपी 55% चांस है। अतालता होता है, मतलब अतालता इसको ये कहते हैं हार्ट बीट का जो है ना कभी तेज हो जाना, अ, और कभी बेरिकार्डिया जिसको कहते हैं, हाँ कभी तेज हो जाना कभी कम हो जाना। तो और हार्ट का ट्रैकीकार्डिया प्रॉब्लम और होता है, ब्रैकीकार्डिया। हाँ। तो ये इनका जो है ना हार्ट बीट जो है इरेलीवेंट हो जाता है, मतलब कभी कम कभी ज्यादा। ठीक है, इसको अतालता कहते हैं। कभी कभी हिंदी जो है ना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा आंख से जुड़ा प्रॉब्लम होगा इनको। क्यों? और क्यों प्रॉब्लम होगा? क्योंकि आंख के ऊपर जो इनका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ना वो हाइपर एक्टिव है, इस कारण से इनको आंख में प्रॉब्लम होगा। और जिस कारण से उनको ग्लूकोमा का भी चांसेस है। ठीक है, पिताजी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मतलब मूलांक क्या है आपका? इसको मेरे को बोल रहे हैं सर? मैसेज था ना 83 1 है अच्छा। आपका। देखिए माइग्रेन है ना, देखिए आगे आपका। ठीक है, हार्मोन में कॉर्टिसोल अधिक है, थायरोक्सिन अधिक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है एसिडिटी का चांस 90% है, अल्सर का 35%, आईबीएस 45%। क्या आपको एसिडिटी भी है क्या तिताक्सी? 10-3, यस, एसिडिटी भी है। चलिए ठीक है। अब जो है इनके सोचने का तरीका, जैसे आपके जब आप हैं तो आपके सोचने का तरीका देखिए यहाँ पे बताया हुआ है। ये हम लोग आगे जाके डील कर रहे हैं अच्छे से। आपका स्लीपिंग पैटर्न क्या है? रात को सोचते रहना, ओवर थिंकिंग, और दिमाग स्विच ऑफ ही नहीं होता है, चिंतित रहते हैं और हमेशा प्लानिंग करते रहते हैं। ठीक है, और लेट से सोते हैं। और ये जो है नींद जो है सही होती नहीं है, मतलब तनाव भरी जो है नींद होती है आपकी। ठीक है, हमेशा नींद में भी जो है एक स्ट्रेस जो है बार बार आपको उठा सकता है। अब जो है एक आपका ये प्रॉब्लम रिकॉग्निशन की सोच, ये एक नंबर वाले हो ना, इनका ये जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इनको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो इनको दिक्कत होगी। ठीक है, और इनकी स्लीप जो है पूरा। अच्छा, आपके लिए जो एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रॉपर आपको रेगुलर लगाने चाहिए, S7, K27, और थंब का टिप पर जो है जो सुजोग पॉइंट है, ब्रेन का जो करस्पॉन्डेंस है वो लगाना चाहिए, GB20 जो यांग है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको रेगुलर लगा के रखना चाहिए। ठीक है, जो भी एक नंबर मूलांक वाले हैं ना उन सब के लिए है। और इसके अलावा और प्रॉब्लम है ना, उसके लिए हम फिर और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो है डिलीवर करेंगे। ठीक है, और आपको 432 हर्ट्ज का जो है म्यूजिक सुनना है, जैसे 15 मिनट डेली सुबह में। ठीक है, और गामा हर्ट्ज 40 हर्ट्ज पर जो है ना गामा वेव्स का जो है म्यूजिक सुनना है। ये सुबह का आपका है। शाम को जो है 528 हर्ट्ज जो है आपको सुनना है, 15 से 20 मिनट। और 8 से 10 हर्ट्ज का जो है अल्फा और थीटा वेव्स आपको सुनना है। तो ये आपका मतलब कि म्यूजिक सुनने का पैटर्न हो गया। सर इस कोर्स में म्यूजिक भी इसके साथ ही है या अलग से लेने पड़ेंगे ये सारे म्यूजिक जो आप बता रहे हैं? ये आप बनाने के लिए बता देंगे। ये जो म्यूजिक्स है ना, देखिए EHM जो हमारा होता है ना, ठीक है, वो अलग है, वो नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये जो हर्ट्ज आपको है ना, ठीक है, 432 हर्ट्ज, 528 हर्ट्ज, ठीक है, ये हम आपको दे देंगे। ठीक है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है हमारे लिए। ठीक है, लेकिन हम हिप्नोटिक म्यूजिक नहीं दे रहे हैं, जो हम रेगुलर जो हिप्नोटिक म्यूजिक जो होता है ना वो नहीं दे रहे। आपको ये हर्ट्ज की म्यूजिक दे देंगे। ठीक है, जिसमें हीलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, वो नॉर्मली यूट्यूब पे मिल जाती है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, और हम बना कर दे भी सकते हैं, इजिली मिल जाता है। ठीक है, वो हम दे देंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, ओके सर। और मूलांक जो है जैसे यहाँ पे 2। ठीक है, सूरज और चांद का जो संतुलन है 92%। क्यों है बता रहे, 3 के साथ जो है 88% है, 85% है 5 के साथ। क्यों है ये यहाँ लिखा हुआ है, डिस्क्राइब करेंगे हम। ठीक है, और 8 के साथ क्यों गड़बड़ है, 8 के साथ क्यों नहीं हो पाता है इनका बैलेंस, जो हम लोग वो साइकोलॉजिकल वे में इसको समझेंगे।
म्यूजिक बनाना नहीं सिखाएंगे, आपको म्यूजिक दे देंगे। ये म्यूजिक जहाँ पे जो जो हर्ट्ज का है ना, जैसे 5 वाट है, ये ऑलरेडी मिल जाता है, तो हम आपको दे देंगे। टेलीग्राम ग्रुप बनाकर हम उसमें डाल देंगे, आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो है रिपीट हो गया सर। हाँ, ये जो है ना एक लाइफ स्टाइल आपका है। सुबह में क्या करना है, मेडिटेशन है, ये म्यूजिक सुनना है। ठीक है। और गोल सेटिंग करना है, GB20 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाना है। ठीक है। तो ये एक पैटर्न आपका बन गया। इसके अलावा जो कौन कौन सा फूड आपको लेना चाहिए, जैसे ओमेगा 3 आपको लेना है, इसमें अखरोट, मछली या फिर चिया सीड्स जो है, ये आपको रेगुलर अपनी डाइट में रखनी है। ब्लूबेरी, डार्क चॉकलेट, जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, जो आपको लेना है। ठीक है। मैग्नीशियम आपको जरूरत पड़ेगा, जो बादाम, केला और पालक से मिलेगा। ठीक है। और क्यों लेना है, ये भी न्यूरो रिलैक्सेशन के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है आपको लेना है। ठीक है। इसके अलावा सुगंधा, ब्राह्मी और शंकुशी भी आपको रेगुलर बेसिस पे लेना है। ठीक है। और 8 से 9 बजे जो है, 8 से 11 बजे जो है, मतलब कि 8 बजे के बाद जो है मोबाइल वगैरह छोड़ दें। हल्का चाय वगैरह पी लें। ठीक है। रीडिंग करें। ठीक है। मेडिटेशन करें। और ज्यादा से ज्यादा सो सके, पूरा अंधेरा जो है करके सोए। तो ये एक पैटर्न है। और हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने यही कहा था कि हमारे ब्रेन का वो पार्ट एक्टिव क्यों है। सवाल ये है ना कि हमारे ब्रेन का वो पार्ट एक्टिव है से। ठीक है। ये इंग्लिश में ही है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। ठीक है। नॉर्वेज नहीं लेती है तो ऑप्शन दिया हुआ आपको। ठीक है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, आप देखिएगा, स्लाइड को देखिए। ठीक है। और जहां तक है वो आप वीडियो सुनिएगा तो हो जाएगा। देखिए, जेनेटिक एक्चुअली क्या है ना, आपके जो डीएनए में कुछ जीन्स जो हैं एक्टिव है, जिस कारण से आपका ब्रेन का वो पार्ट एक्टिव है। और वो कौन सा जीन है, DRD4 जीन वेरिएंट, COMT जीन, 5-HTT-LPR जीन। ठीक है। और MAOA जीन, ये जो है 4 जीन खास तौर पे आपके भीतर जो है ज्यादा एक्टिव है। ठीक है। और आप इन जीन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। जीन एक्सप्रेशन, आप ये जो जीन है ना, इसका एक्सप्रेशन, जिस जीन के एक्सप्रेशन के कारण आपका ये बिहेवियर, ब्रेन का वो पार्ट जो एक्टिव है, आप चाहते हैं मन, ये जीन को शांत करना, मतलब कि अपने जेनेटिक और ये मूलांक का जो है मतलब प्रभाव को कम करना चाहते हैं, तो आपको एपिजेनेटिक फैक्टर्स पे काम करना पड़ेगा। एपिजेनेटिक्स क्या होता है? एपिजेनेटिक्स होता है डीएनए में चेंज ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, उसको कहते हैं एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स का भी एक चैप्टर हमने रखा है आपके इस कोर्स में। न्यूरो साइंस का भी चैप्टर है, एपिजेनेटिक्स का भी है, प्लस स्वर विज्ञान का चैप्टर भी है। मेडिटेशन से आप अपने ब्रेन स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, कौन सा मेडिटेशन करना वो पैटर्न आपको बता दिया। ठीक है। ये चीज आपको समझ लेना, ये सभी चीजें हैं। ठीक है। हेलो न्यूरोलॉजी भी पढ़ेंगे, और दशांतर दशा भी निकालना सीखें किसी व्यक्ति का। ठीक है। और मुख्य रहेगा हम लोग एक्यूप्रेशर पॉइंट और मेडिटेशन के पॉइंट्स भी जो है बताएं। ठीक है। तो एक्चुअली न्यूरो साइंस क्या है, उसको हम एक लास्ट बार जो है यहाँ पे आपके साथ शेयर करते रहे। ठीक है। हम लोग यहाँ न्यूरो साइंस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो न्यूरो साइंस क्या है, तो सबसे पहले ये क्या है, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, आपकी जो तंत्रिका है, मतलब ब्रेन और स्पाइन से जुड़े हुए जो नर्व्स हैं और पूरे बॉडी में जो फैले हुए हैं, उनको स्टडी करते हैं न्यूरो साइंस में। ठीक है। सेकेंड, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब का कॉम्बिनेशन है न्यूरो साइंस। मतलब हम बायोलॉजी भी कर सकते थे, बायोलॉजी प्लस न्यूमरोलॉजी, हमने वो नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? ठीक है। क्योंकि हम जब न्यूरो साइंस लेते हैं ना, तो उसमें बायोलॉजी भी आ जाता है, साइकोलॉजी भी आ जाता है। ठीक है। केमिस्ट्री भी आ जाता है, फिजिक्स भी आता है, सब कुछ मिलके न्यूरो साइंस बनता है, इसलिए हमने न्यूरो साइंस के लिया। हमने बायोलॉजी को नहीं, यहाँ बायोलॉजी नहीं ले रहे हम लोग, ले रहे हैं न्यूरो साइंस, क्योंकि बायोलॉजी ऑटोमेटिकली इसमें इंक्लूड है। ठीक है।
इसमें हम ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझते हैं, कैसा फंक्शन करता है वो समझते हैं, बिहेव को समझते हैं किसी व्यक्ति का। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा सेक्शन है, इसलिए इसको बताते हैं। ये स्टडी करते हैं न्यूरो साइंस में। इसके अलावा जो है, अच्छा, न्यूरो साइंस को स्टडी क्यों करना चाहिए? अगर आपको किसी व्यक्ति को समझना है तो न्यूरो साइंस को स्टडी कीजिए। ठीक है। अब जैसे देखिए, अब न्यूरो साइंस का हमने स्टडी किया तो हमें पता चला कि मेलाटोनिन एक जो है ना, क्लास ऑलरेडी स्टार्ट है, दिस इज द फर्स्ट डे एंड दिस इज डेमोन्स्ट्रेशन क्लास। हमने स्टडी किया तो पता चला क्या ना कि मेलाटोनिन एक रसायन है जिससे अच्छी नींद आती है। तो हमें मेलाटोनिन जो है चाहिए अच्छी नींद के लिए। हमने फिर एक स्टडी किया तो पता चला कि सेरोटोनिन एक केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसके कारण व्यक्ति को खुशी मिलती है। तो हमने कहा चलो ठीक है, सेरोटोनिन चाहिए और मेलाटोनिन चाहिए व्यक्ति। सेरोटोनिन और मेलाटोनिन दो चीजें हैं, एक खुशी लाता है, एक नींद लाता है। फिर हमने स्टडी किया तो ये सेरोटोनिन जो है बनता है पेट में। मतलब अगर पेट सही है तो सेरोटोनिन बनेगा और व्यक्ति खुश रहेगा। मतलब पेट में जो बैक्टीरिया हैं उसके कारण हम लोग खुश रहते हैं। फिर हमने एक स्टडी किया तो पता चला कि यही सेरोटोनिन जो है मेलेटोनिन में कन्वर्ट हो जाता रहा था। तो जैसे जैसे स्टडी करते चले गए पता चला कि हम जो खाना खाते हैं उसके कारण हम खुश होते हैं और उसी के कारण नींद आती है। तो डाइट इंपॉर्टेंट है। अब जो प्रॉपर डाइट है उससे आपको खुशी भी मिलेगी, नींद भी आएगी। तो डाइट पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो ये एक दिन में नहीं हुआ, धीरे धीरे स्टडी करते करते इन चीजों को कनेक्ट किया हमने और पता चला कि एक अच्छी डाइट से एक खुशी मिलती है, नींद आती है और ये प्रोसेस में दिमाग में जो कचरा होता है वो साफ होता है। दिमाग में जो कचरा होता है उसको होता है बीटा एमिलॉइड। ब्रेन साफ रहना भी जरूरी है ना। तो ये सब न्यूरो साइंस में हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे आपसे भ्रामरी करते हैं तो उससे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान है, ये सब हम लोग जो है न्यूरो साइंस में पढ़ते हैं। कुंभक जैसे करते हैं, जैसे सुबह में कुंभक करवाते हैं तो कुंभक करने से ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिवेट होता है और उससे क्या फायदा, ये सब हम लोग पढ़ते हैं न्यूरो साइंस में। ठीक है। और जितना भी मेंटल डिसऑर्डर है उसको पढ़ते हैं यहाँ पे। लर्निंग कैपेसिटी हमारी बढ़ती है, न्यूरो साइंस का जो अध्ययन करते हैं तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपकी कैपेसिटी को बढ़ाएगा, मेंटल हेल्थ को बढ़ाएगा। ठीक है। अब है कि न्यूरो साइंस का लेवल क्या है। ठीक है, तो ये तो हम लोग जो है ब्रेन के, हम लोग समझ गए कि नहीं ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं। और आप डीप जाइएगा तो पता चला कि हम लोग व्यक्ति के हंसने रोने व्यवहार को समझने का विज्ञान है, साइकोलॉजी आ गया। फिर और उसके नीचे जाइएगा तो हमारे ब्रेन में जो सर्किट होते हैं, नेटवर्क होते हैं, तो उसके बारे में पढ़िएगा, केमिस्ट्री हो गई वहां पे। फिर उसके नीचे आप जाइएगा तो सेलुलर लेवल पे एक सेल दूसरे सेल से कैसे इंटरेक्ट करता है। एक सेल जो है ना एक इंसान के बराबर है। एक सेल आपके बॉडी में है ना एक इंसान के बराबर है। ठीक है। तो वो कैसे काम करता है ये बायोलॉजी आप समझे। और फिर उसके नीचे जाइएगा डीएनए को समझिएगा। तो इसमें बहुत सारे लेयर है। ठीक है। हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताएंगे इस क्लास में। और इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं। यहाँ पे 6 को हमने मेंशन किया, लेकिन इसके और भी ब्रांचेस है, जैसे कॉग्निटिव जो है, बिहेवियरल न्यूरोसाइंस है, मॉलिक्यूलर न्यूरोसाइंस है, सेलुलर बायोलॉजी है और डेवलपमेंटल न्यूरोलॉजी। ठीक। तो ये सभी चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा आपको सबको बता दिया जाएगा। ये पार्ट है। ठीक है। अब ब्रेन का, इसमें कंप्यूटेशनल न्यूरोलॉजी है और क्लिनिकल न्यूरोसाइंस है। जो आपकी जरूरत पड़ेगी ना यहाँ पर वो चीजें आपको बता दीजिएगा। अब ऐसा नहीं है कि न्यूरोसाइंस को इतना डिटेल में अध्ययन करेंगे, क्योंकि वो एक मेडिकल एक्सपर्ट के लिए जरूरी है। ठीक है। एक मेडिकल एक्सपर्ट के लिए जरूरी है। और वैसा अगर किसी को डिमांड रहेगा तो फिर एक नया कोर्स उसके लिए अलग से लॉन्च कर देंगे। ठीक है। न्यूरोलॉजी के। और ये इतिहास में बहुत पुराना जो है, जैसे इजिप्ट में जो है, मिस्र में क्या करते थे ना
नाक से जो है पूरा ब्रेन को निकाल लेते थे, ठीक है, और उसको जमा करके रखते थे। उनको लगता था कि वो फिर जिंदा हो जाएंगे, फिर इस ब्रेन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ब्रेन का वो लोग स्टडी करते थे। ये एक मतलब कि न्यूरोसाइंस का ही एक स्टार्टिंग है, ठीक है। और जो ग्रीक फिलोसफी में ब्रेन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया, कहा गया कि इसी में जो है ना सब कुछ है, ब्रेन में ही सोचने समझने की सबकी ताकत है। और अभी के समय में तो बहुत एडवांस हो गया है। तो अभी हम लोग ब्रेन को देख सकते हैं, उसके फंक्शन को देख सकते हैं, उसको काम करते हुए देख सकते हैं। ब्रेन को कंप्यूटर के साथ जोड़कर अभी देखा जा रहा है। ब्रेन में चिप इम्प्लांट किया जा रहा है, मतलब ऐसा चिप है जो ब्रेन में लगा रहेगा। अब आप जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिमाग में डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ही जल्दी ये बहुत इजी हो जाएगा। मतलब इतना जो पढ़ाई लोग कर रहे हैं ना, कोई पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिस तरह से आप वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं मोबाइल में, उसी तरह से आप ब्रेन में ये कोई भी मेमोरी डाउनलोड कर सकते हैं। ये अवेलेबल है अभी, ये ऑलरेडी ये साइंस अवेलेबल है, काम कर रही है। न्यूरल लिंक जो है इसी दिशा में काम कर रही है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा अभी इसमें एडवांसमेंट चल रही है। तो एक परंपरा जो हमारी जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, तो उसको हम एक ले रहे हैं, और मॉडर्न न्यूरोसाइंस को ले रहे हैं। इन दोनों को कंबाइंड करके हमने ये एनएनएल तैयार किया है, और इसको न्यूरो न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं। इसमें और भी चीजें आपको बताई जाएंगी। जैसे आपको जब आप स्टार्ट में स्लाइड में गए होंगे ना, तो यहाँ पर आपको स्वर विज्ञान भी बताया जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्वर विज्ञान जो है बताता है आपको कि आप अपने ब्रेन के किसी खास पार्ट को कैसे एक्टिवेट करते हैं, सोचकर, सांस के द्वारा। केवल सांस के द्वारा हम अपने ब्रेन के किसी खास पार्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं। जो ग्रह है आपका, ठीक है, अगर आपकी जो अंतर्दशा चल रही है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपकी, देखिए अंतर्दशा जो है, जैसे महादशा तो 45 साल की होगी, फिर उसके छोटे छोटे हमने देखा 1 साल से लेकर 9 साल तक का अंतर्दशा होता है। और उसके अंदर भी प्रत्यांतर दशा होता है। जैसे इस महीने क्या चल रहा है, आपका कौन सा तत्व एक्टिव है, अभी कौन सा तत्व एक्टिव है। तो शिव सर्वोदय से आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी अंतर्दशा क्या चल रही है, प्रत्यांतर दशा क्या चल रही है। आप ध्यान में बैठेंगे और अपने भीतर उस तत्व को, उस ग्रह को जो है आप महसूस कर सकेंगे जो एक्टिव है, और उस ग्रह को कंट्रोल कर सकेंगे। कितने लोगों को ये साइंस जानना है कि कैसे हम सांसों के द्वारा अपने ग्रहों को कंट्रोल कर सकते हैं और ग्रहों के प्रभाव को चेंज कर सकते हैं। चैट बॉक्स में यस लिखिए। केवल सांसों के द्वारा जो है अपने उन ग्रहों को कंट्रोल कर सकेंगे, ठीक है। और हाँ, इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जान लीजिए, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री वो है ही नहीं जो स्वर विज्ञान जानता नहीं। हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, जो स्वर विज्ञान नहीं जानता है उस वैद्य से उपचार मत करो, जो स्वर विज्ञान नहीं जानता है उस ज्योतिषी से सलाह मत लो। ये स्पष्ट निर्देश है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, आप स्वर विज्ञान नहीं सीख रहे हैं ना, तो फिर आपका जो है बेकार ही है स्टडी करना। क्योंकि स्वर विज्ञान जो ऐसा विज्ञान है आपको अभी बता सकता है, ठीक है, कि आपके शरीर में कौन से तत्व एक्टिवेट है, कौन से ग्रह चल रहे हैं, और कौन से मतलब कि आप सांस को किस तरह से चेंज करें कि आपका कोई खास ग्रह एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, ओके। म्यूजिक थेरेपी आपको बताई जाएगी, ठीक है। और अच्छा रहेगा कि आपको हम सब म्यूजिक बनाए दे दें, ठीक है। ये वो म्यूजिक है जो आपको फ्रीक्वेंसी म्यूजिक है, मतलब ये इजली यूट्यूब पर मिलते हैं, आपको हम डाउनलोड करके दे देंगे, ठीक है। हम आपको डाउनलोड करके दे देंगे। वो कैसे बनाना है, अगर हम उस पर जाएंगे तो फिर इट विल टेक मच टाइम। और अगर आप मॉडर्न साइंस में साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। क्योंकि जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो हमारे ब्रेन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर हम उसको समझना चाहते हैं तो हमको एनएलपी पढ़ना पड़ेगा। अफर्मेशन का ब्रेन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हमें एनएलपी पढ़ना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा कोर्स तो नहीं ला रहे हैं, लेकिन आपको उतना एनएलपी बताया जाएगा जो यहाँ जरूरी है।
ठीक है, हो जाएगा। सोनिया जी ये मैसेज कर दीजिएगा। सो इट इज ऑल अबाउट अ न्यू टॉपिक ऑफ स्टडी, NNL, न्यूरोलॉजी। ओके, इफ यू हैव क्वेश्चन देन इट इज ओके, अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट क्लास। हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। किसी को कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है पूछ लीजिए, अदरवाइज ग्रुप में तो पूछ ही सकते हैं, है ना। सर किसी का मूलांक 1 है बट भाग्यांक है 7 और उसका अबव 40 है, तो उस केस में किसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, मूलांक का और भाग्यांक का? इसका निकाल लीजिएगा दशा, अंतरदशा, ठीक है। जैसे सर वो उसका तो मूलांक निकालना आता सुने, नहीं है। सुनिए, जिसका एक जैसे डेट ऑफ बर्थ क्या है? 10 मार्च 1983। 10 मार्च, एक है ना उसका, 83 हाँ। है। हम्म। तो वो एक्चुअली हम बता देंगे, अभी ब्रीफ में आपको बताते हैं। उसका जो ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ईयर में एक साल जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 84। ओके। एक साल के लिए उसका 1 की दशा, ठीक है। फिर 84 ओके। में आप 2 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 86। 86। तो इस साल में उसके मून की दशा रहेगी 2 की। फिर मून 86 का। में आप 3 जोड़िए, कितना होगा? ओ 86 में जोड़ना है। 86 में 3। हाँ, 91। 86 में 3 नाइन, जोड़िएगा तो 89 एटी आएगा ना, नाइन ओ 89। ठीक है। इसमें उसके गुरु की दशा चल रही है, ओ। ठीक है। 89। फिर इसमें आप 4 जोड़िएगा तो 93। फिर इसमें आप 5 जोड़िएगा, ओके। ठीक है। तो हम्म। 98 हो गया ना। हम्म। फिर इसमें आप 6 जोड़िएगा तो 2004 आ गया। फिर ओके। इसमें आप 7 जोड़िएगा, 2011 आ गया, ओके। ठीक है। समझ गया। इस तरह से दशाएं चलती है, जिस व्यक्ति जो जिस दशा में होगा ना, ठीक है, हम्म। वही डोमिनेंट है उसका, ठीक है। ठीक। तो ये हम लोग एज ए न्यूरो साइंस, अब हम समझे कि जैसे उसका एज बता दिया आप, अभी हम लोग देख लें उसको किस दशा में है। अब हम पता करेंगे कि उसका ब्रेन का कौन सा स्ट्रक्चर जो है आपका एक्टिव है, ठीक है। ठीक। और उसको कैसे हम एक्यूप्रेशर पॉइंट से ठीक कर सकते हैं, और म्यूजिक से ठीक कर सकते हैं, और बाकी चीजों से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। ओके। तो हम लोग ट्रीटमेंट का एक अपना एक प्रोसीजर अलग डेवलप कर लेंगे। हाँ नितिक झा बोलिए, क्या अनम्यूट किया करिए। हाँ अनम्यूट कर सकते हैं, यू हैव। सर ये 35 एज के बाद मूलांक लेना है या भाग्यांक लेना है? सवाल ये देखिए, अभी आप जो कॉन्सेप्ट में जो कर रहे हैं ना, अभी हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं। डायरेक्ट अंतर्दशा निकाल लीजिए और वो उस समय के लीजिए। हालांकि 35 के बाद जो है हम लोग भाग्यांक ही लेते हैं, ठीक है। थर्टी जी। फाइव के बाद भाग्यांक ही लेते हैं, लेकिन केवल भाग्यांक लेने के लिए नहीं बोल रहे। अब बोल रहे हैं कि बहुत सारे नंबर आने वाले हैं आपको, है ना, बहुत सारे नंबर आने वाले। हम लोग अंतर्दशा निकाल के जो है, और डिप जाएंगे तो प्रत्यांतर दशा भी निकाल सकते हैं। तो ये प्रत्यांतर दशा मतलब कि अभी हमने ये जो एक अंतर्दशा निकालने का कैलकुलेशन दिया, प्रत्यांतर दशा में क्या करते हैं, अभी हमारा कोई एज है, ठीक है, हम उसके हिसाब से चेक करते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग स्वर विज्ञान का कैलकुलेशन भी इसमें करेंगे, स्वर विज्ञान का जी। कैलकुलेशन भी इसमें करेंगे। तो ठीक। वो मतलब ये कैलकुलेशन सब आप सीखने वाले हैं, ठीक है। और जो एस्ट्रोलॉजी जान रहे हैं उनको तो ऑलरेडी ये सब मालूम है ना। हम लोग उसको नहीं एक अलग नहीं, मुझे पर्सपेक्टिव से। मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि 35 के बाद अगर जो मूलांक 4 के लिए जो है वो कंसिडर कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, आप भाग्यांक लीजिए, ठीक है। नॉर्मली मूलांक का जो है ना, वो शुरुआत का 30 ईयर्स तक ही रहता है, ठीक है, जो इफेक्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर भाग्यांक निकाल लीजिए। नहीं, भाग्यांक सपोज 4 है तो तो हम 4 को डोमिनेंट मानेंगे ना फिर। ओके, तो फिर जो मूलांक 4 में है वो ही कंसिडर करेंगे क्या, जिसमें आप एक्यूप्रेशर पॉइंट या फिर जो भी बताएंगे वो? वो टोटल प्रोसेस चलेगा ना, ये तो आप जो मूलांक के हिसाब से ही जो दशाएं बनती है ना, दशा निकालने मूलांक के हिसाब से बन रही है, लेकिन इसके अलावा भाग्यांक को भी लेते हैं, है ना।
हाँ कैसे लेते हैं ये भी सीखेंगे ना, कहाँ कहाँ लेंगे वो भी ओके सीखेंगे। ओके ठीक है। थैंक ओके। हेलो जस्ट सिंह जी। नमस्ते सर। हाँ। सर थोड़ा सा वो टाइम का मेरे को कंफ्यूजन हो गया, वो 8 एंड 9 का तो क्लास इनिशियल मिस किया मैंने। बट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द क्लास, मेरा क्वेश्चन है कि जो इसमें आपने जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बताए हैं, तो सर उसको एक बारी मतलब कि एटलीस्ट जो रेलेवेंट पॉइंट होंगे प्लैनेट से रिलेटेड उसको समझा देंगे सर ड्यूरिंग द क्लास। अच्छा, समझाएंगे नहीं तो इट इज ऑल अबाउट द क्लास ना, फिर इस क्लास का वैल्यू क्या रहा। नहीं नहीं, हाँ सर, वो एक्चुअली शायद इसमें एक्यूप्रेशर के भी स्टूडेंट्स हैं तो मेरे को वो पॉइंट्स नहीं समझ में आए, तो बस इसीलिए बस वो क्लैरिटी थी। एक्चुअली हमने जब स्टार्ट किया था ना, तो आई हैव चूज ओनली एक्यूप्रेशर टीसीएम पॉइंट्स, ओके, एंड सुजोग पॉइंट्स। ओके। बट जी फर्दर सर। आई एम गोइंग टू एडिंग हियर डॉक्टर वोल्स पॉइंट ऑल्सो। डॉक्टर वोल के पॉइंट भी ऐड कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें मैक्सिमम जो है पॉइंट्स यहाँ पर शेयर करने हैं आपको, मैक्सिमम ऑप्शन आपको देना है। तो डॉक्टर वोल के पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। ओके ब्रेन के सर। अलग अलग पार्ट के लिए डॉक्टर वोल के कौन कौन से पॉइंट लगेंगे, यू आर गोइंग टू स्टडी दिस। ओके। अब वो डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन आपको बता देंगे कि हाँ ये लगने हैं, है ना। एंड सॉरी सर, एक मतलब एक ये क्वेश्चन था कि क्योंकि मैंने ये टर्म ही पहली बार ही सुना सर, डॉक्टर। डॉक्टर वोल हैं, उनके पॉइंट्स हैं, ठीक है। उन्होंने ओके रिसर्च किए और नए पॉइंट्स बनाए, ठीक है, ओके सर। टीसीएम के ओके अलावा। सर। सो इफ यू आर न्यू, डजेंट मैटर, यू विल गेट पॉइंट ओके एंड सर। अप्लाई दिस। ओके, ओके ये सर। टीसीएम से थैंक डिफरेंट यू। है। ओके ओके। सर। ओके, संतोष अनम्यूट ओके सर। कीजिए। हेलो सर, हाँ नमस्कार। हाँ बोलिए। हाँ सर, इसकी क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? मैंने अभी ज्वाइन करा 9 बजे, जैसे डजेंट 9 बजे मैटर, का वो कंप्लीट। आपको रिकॉर्डिंग डेली मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। झलक अनम्यूट कीजिए। सर ये रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी या फिर सिर्फ मेंबर्स को मिलेगी ग्रुप में? तो जिन्होंने पेमेंट किया उनको मिलेगा ना। सर वो मेन जो 4 कॉम्बो कोर्स है उस वाले ग्रुप में मिल जाएगा ना? ये अभी वो स्टार्ट होगा ना, ये तो एनएल का क्लास है, ठीक है। ये डिफरेंट क्लास है, वो ये ओके। 8 बजे की क्लास है, वो 9 बजे की क्लास है। ठीक है, तो आज पहला दिन है तो थोड़ा लेट हो गया है, ठीक है, लेकिन वो क्लास होगी 9:30 बजे। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसको। ठीक है, तो ये एनएनएल का ठीक क्लास है है, सर, न्यूरो ओके। न्यूरोलॉजी। और इसकी फी 1100 है। और कल तक हम लोग वेट करेंगे, ठीक हम्म। है। कल तक जो पेमेंट करेंगे 1100 कर सकते हैं, उसके बाद फिर 2100 करेंगे। और जो नेक्स्ट जो क्लास चल रही है वो है एक्यूप्रेशर का, उसकी फी 501 है, 501 रुपये। ठीक है, वो 9 बजे से स्टार्ट है। आज थोड़ा लेट हुआ, कल 9 बजे एग्जैक्ट स्टार्ट कर देंगे। और ये 1 घंटा, ये 1 घंटा वो, दोनों 1 1 घंटे की क्लास रहेगी। ओके। ओके सर। ठीक है, तो इट्स ओवर नाउ।